हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉर्पस स्टोरीज। जैसा कि हम लोगों ने जो है अपने प्रीवियस वीडियो में बायोलॉजी के अंतर्गत जो है देखा था कि जो ब्रांच है यानी कि बायोलॉजी में जो है शाखा है और उप शाखा में विभाजित किया गया था, उसको हम अच्छे से देखे थे। और ये चूंकि जो हम बात करने वाले हैं, आपको पता होगा कि यूपी जुडिशरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साइंस से तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो साइंस का जीएस पोर्शन के अंदर जो है वेटेज काफी ज्यादा है। अगर उसमें साइंस में देखा जाए तो बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा है। तो हम अपने इस वीडियो में बायो का नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं, और आप जो है अच्छे से इसको समझिए, देखिए। आपको यहाँ से इस वीडियो सेशन से जो चल रहा है, आपको जरूर से जरूर लाभ होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। दूसरी बात, यदि आप हमारा पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जरूर से जरूर जाइए, वीडियो जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और वहां से उसको देखिए। उसमें आपको मिलेगा कि ब्रांच से रिलेटेड शाखा और उप शाखा केवल स्पेशल यूपी जुडिशरी के लिए बनाया गया है, और दूसरा लेक्चर उसमें है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कराया गया है, ठीक है। उसको अच्छे से देखिए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या आज जो हम देखेंगे कि जो जो ऑर्गेनिज्म है उनका वर्गीकरण। अब ये देखो कि जैसे मान लो कि जो जीवधारी हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उनको जो है वर्गीकृत किया गया, ठीक है। उनको ताकि अच्छे से समझने के लिए वर्गीकरण किया, जैसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे सोच लो, सिंपल सी बात सोचो कि एक स्कूल है। अब स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, सबको एक ही साथ नहीं ना पढ़ा देंगे, एक एक क्लास में बैठा करके। इसलिए उनको प्रॉपर तरीके से उनका क्लास चल सके, उनके लिए एक ग्रुपिंग बनाया गया, क्लासिफिकेशन किया गया कि इस एबिलिटी वाले बच्चे इस क्लास में जाएंगे, फिर इस क्लास में जाएंगे, फिर उनके लिए अलग क्लास टीचर होगा, ठीक है। उसी तरीके से जो है जीवधारी यानी कि जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट है, लिविंग बीइंग्स में दोनों आएंगे। प्लांट भी आएंगे यानी जिसे पादप कहते हैं, एनिमल जिसे जंतु कहते हैं, दोनों वर्ग आएंगे। तो फिर इनके इनकी पढ़ाई यानी स्टडी जो है बहुत दिक्कत होने लगी। तो आसान करने के लिए फिर ऐसे दो वैज्ञानिक निकल कर आए जिन्होंने इसको वर्गीकृत किया, ठीक है, वर्गीकरण किया। तो इस जो है इसमें हम पढ़ेंगे जो है इसका वर्गीकरण और कोशिका से रिलेटेड भी चीज है। तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये क्या है, जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है कि जो ये जीव जगत है, ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें कौन कौन से आ जाएंगे। तो एक तो आपका आ जाएगा क्या, जिसे प्लांट किंगडम बोलते हैं, प्लांट किंगडम, ठीक है। हिंदी में भी हम लिख देंगे। प्लांट किंगडम को हम बोलते हैं पादप जगत, ठीक है। और एक आ जाएगा आपका एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम, जिसे हम बोलेंगे क्या, जिसे बोलेंगे हम लोग जंतु जगत, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन यानी कि जब वर्गीकरण की बात आई तो उसमें सबसे पहले एक नाम निकल कर आता है जिसको बोलते हैं कैरोलस लिनियस। क्या बोलेंगे, कैरोलस लिनियस। यह एक ऐसे साइंटिस्ट थे, कैसा वैज्ञानिक है जिन्होंने जो है क्या किया था, इस जीव जगत को वर्गीकृत किया था। यानी कि इसका वर्गीकरण जो है कैरोलस लिनियस ने ही सबसे पहले किया, और उन्होंने कहा कितने हिस्से में, दो हिस्से में इसको वर्गीकृत किया, एक तो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। उन्होंने कहा कि ये दो ही हिस्से में डिवाइड हो सकते हैं, एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। इसीलिए कैरोलस लिनियस को फादर कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, यानी कि जीव जगत का पिता कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो है डिवाइड किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पे बना कि पहला क्वेश्चन ये बना कि फादर ऑफ
क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम यानी कि जीव जगत के पिता किसे कहते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन कौन सा टिक करना है, वो है कैरोलस लिनियस। कितने वर्गों में इन्होंने विभाजित किया, तो मात्र 2 वर्गों में इन्होंने विभाजित किया। एक को उन्होंने कहा कि प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम, पादप जगत, और ये जंतु जगत। आगे चल करके एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है विटेकर, ठीक है, जिनका नाम है क्या है, विटेकर। अब वो जो है पूरा इनका नाम अगर देखा जाए तो R.H. विटेकर, R.H. विटेकर। ये जो है फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। उन्होंने ये बताया कि देखो प्लांट, ये जो जीव जगत है इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से, याद रखना। तो पहला इन्होंने बताया कि सबसे पहला इन्होंने बताया क्या, कि वो होगा मोनेरा, मोनेरा, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया कि वो होगा प्रोटिस्टा। ये सब उसके जगत के नाम है, ठीक है। क्या क्या होगा, मोनेरा होगा, प्रोटिस्टा होगा, फंजाई जिसे बोलते हैं, जिसे कवक भी बोलते हैं, ठीक है। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, उसके बाद हो गया प्लांटेई, फिर एनिमेलिया। तो तीसरा हो गया प्लांटेई। प्लांटेई को हम बोलेंगे पादप जगत, पादप जगत। और चौथा, ठीक है, चौथा जो है ये हो गया जंतु जगत, सॉरी ये चौथा ये हो गया, ये पांचवा हो गया जंतु जगत, ठीक है। 5 हिस्सों में इसको डिवाइड किया। तो पहला इन्होंने क्या बताया कि ये होगा मोनेरा, इसको इंग्लिश में हम लिख देते हैं मोनेरा। ये हो गया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ये हो गया फंजाई, ठीक है। और इसे बोलते हैं प्लांटिया या प्लांटेई, और इसके बोलते हैं एनिमेलिया, ठीक है। तो टोटल इन्होंने 5 किंगडम यानी 5 में इन्होंने डिवाइड किया, वो हमने यहाँ पे बता दिया कौन कौन से। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो कौन डिवीजन का सबसे पहले श्रेय ले जाता है, तो वो है आपके कैरोलस लिनियस। दूसरा नंबर आता है, तो दूसरा नंबर में R.H. विटेकर जो है आते हैं और इसको जो है 5 हिस्सों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 5 हिस्सों में याद रखना, इसको बेसिकली जो है यहाँ पे ये डिवाइड करता है। तो यहाँ पे मात्र 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब ये चीज बाद में कभी डिस्कस किया जाएगा कि ये जो है पूरा डिटेल में स्टडी जो हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है, और हम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है सेल, ठीक है। सेल पढ़ना है तो हम पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद एक एक करके जो है एक एक के बारे में देखेंगे, सेल क्या होता है, उसके बाद सेल के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस डाउट क्लियर करनी है, जो भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, डाउट सारे क्लियर किए जाएंगे, जो भी परेशानी है, जो भी चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ ये जो है नाम पूछ लिए जाते हैं आपसे, कुछ जो है आपसे नाम पूछे जाते हैं। किसके नाम, जैसे कि कुछ साइंटिफिक नाम आपसे पूछे जाएंगे, जैसे मान लीजिए हमको याद होना चाहिए कि मनुष्य का नाम जो है साइंटिफिक नेम एक बार पूछा था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग होमो सैपियंस। क्या बोलेंगे, होमो सैपियंस, ठीक है, मनुष्य का नाम। उसके बाद जो अगर मेंढक का नाम पूछ ले, मेंढक का नाम इसको बोलेंगे राना ट्रिगरना, ठीक है। मेंढक का नाम पूछे तो इसको बोलेंगे राना ट्रिगरना, ठीक है। उसके बाद जो अगर आपसे पूछ ले बिल्ली का नाम पूछे तो फेली डोमेस्टिका, ठीक है। अगर मान लीजिए बिल्ली का नाम पूछ ले इसको बोलेंगे फेली डोमेस्टिका, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद अगर आपसे आम का पूछ ले तो ये होगा मैंगो फेरा इंडिका या मैंगो फेरी इंडिका, ठीक है, मैंगो फेरा इंडिका।
उसके बाद जो है कुत्ता का पूछ ले, कुत्ता का यानी डॉग का, तो ये होगा कैनिस फैमिलीज, कैनिस फैमिलीज। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। गाय का पूछ ले तो बॉस इंडिकस, गाय का पूछेगा तो बॉस इंडिकस। और अगर मक्खी का पूछ ले, मक्खी का, तो ये हो जाएगा आपका म्यूका डोमेस्टिका, म्यूका डोमेस्टिका। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो जीव जगत में ही हम बताएं तो इसमें क्या है कि अगर आपसे पूछ ले कि ह्यूमन का क्या नाम है, वैसे तो नाम सबके हैं, लेकिन हम अगर उस तरह से देखें तो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, मनुष्य का होमो सैपियंस कहते हैं, मेंढक को राना ट्रेगेना कहते हैं, बिल्ली को फेलिक डोमेस्टिका कहते हैं, आम को मैंगोफेरा इंडिका बोलते हैं, कुत्ता को कैनिस फैमिलीज बोलते हैं, गाय को वास इंडिकस बोलते हैं, मक्खी को म्यूका डोमेस्टिका बोलते हैं। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं स्टार्ट जो है सेल के बारे में। ठीक है, तो सेल के बारे में एक एक चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो सेल जो टर्म है, जो सेल का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखना, इसको बोलते हैं हम लोग, स्टडी जब भी करेंगे तो हम लोग बोलेंगे साइटोलॉजी। ठीक है, सेल का मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, अगर हम बात करें सेल की पढ़ाई, है यानी जिसको बोलते हैं कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन जो किया जाता है वो हम बोलते हैं क्या, उसको साइटोलॉजी। टू स्टडी अबाउट सेल को ही बोल देंगे क्या, साइटोलॉजी। ये अपने दिमाग में मन मस्तिष्क पटल पे जो एकदम अच्छे से इसको रखना है कि आपसे पूछेगा स्टडी अबाउट सेल किसको कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। और उसके बाद जो है साइटोलॉजी में जो सबसे पहला हम बोलेंगे कि फादर ऑफ सेल किसे कहेंगे, तो याद रखना फादर ऑफ सेल की अगर बात करें तो सबसे पहले यानी कि कोशिका का पिता या जो जनरेशन जो सबसे पहले कोशिका खोजा था, ठीक है, तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोजा था। तो इसे बोलते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है सबसे पहले खोजा था 1665 में। ठीक है, तो जब कभी भी आपसे ये क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है या फादर ऑफ सेल जो है किसने खोजा है, तो ये याद रखना है कि ये आपका होंगे कौन सा, ये रॉबर्ट हुक ने जो है इसको सबसे पहले खोजा था। रॉबर्ट हुक ने बताया किस चीज को लेकर के, कॉर्क पे। ठीक है, कॉर्क क्या होता है, बार्क ऑफ ट्री जिसे आप कह सकते हैं, बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, उसको लेकर के उन्होंने देखा तो उसपे जो है छोटे छोटे जो बिल्डिंग ब्लॉक थे। ठीक है, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है घेरा टाइप। मान लो ऐसे, जैसे उन्होंने कह दिया कि जैसे किसी, मान लो ये क्या है, ये कैसे बना हुआ है, तो ये वाला इससे क्या है, एक तरह का ब्लॉक है, इसे बोलेंगे सेल यानी कि कोशिका। तो जिस तरह से ये सोच लो कि कोई घर बनता है तो दीवार तैयार की जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो दीवार में एक एक ईंट जो जोड़ करके बनाया जाता है, वो ईंटा जो है एक तरह का सेल का काम है। ठीक है, वन ब्रिक इज इक्वल टू वन सेल, एक यूनिट या एक सेल उसको हम कहेंगे। तो ये याद रखना कि जैसे जैसे जो है यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रॉबर्ट हुक ने कहा कि सीधी सीधी बात है, जो कोशिका होते हैं वो किसी भी जीवित जीवधारी के लिए यानी किसी भी प्लांट या एनिमल के लिए क्या होता है, मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, क्या होती है, कोशिका जो है, कोशिका यहीं पे लिख देता हूं, कोशिका क्या है, कोशिका जीवित प्राणियों के लिए, जीवित प्राणियों के लिए, प्राणियों का मूलभूत इकाई है। ठीक है, यानी ये कह लो जीवित प्राणी को या जीवन का मूलभूत इकाई है, यानी कि ये जो है क्या है, ये जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन के लिए अगर जीवन है तो कोशिका है तो ही जीवन है, नहीं तो जीवन नहीं है। तो बिल्कुल
याद रखना कि यहाँ पे जो है कोशिका के लिए ये हमारे पास ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये तो हमारे पास जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कि साइटोलॉजी के जो फादर हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी वो कौन है, तो हम लिखेंगे सामान्य तरीके से रॉबर्ट हुक को। लेकिन आपसे पूछे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, अगर आपसे पूछे कि कोशिका विज्ञान यानी कोशिका के आधुनिक जनक कौन है, आधुनिक कोशिका के जनक कौन है, आधुनिक कोशिका के जनक, ठीक है। तो आधुनिक कोशिका के जनक की अगर हम बात करें, मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी की बात करें या फादर ऑफ सेल की, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, है श्वानसन, ये है श्वानसन। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कौन इसके मॉडर्न फादर हैं। तो फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे हमने डिस्कस किया साइटोलॉजी के फादर कौन है, क्या बताया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। आधुनिक कोशिका के जनक मॉडर्न फादर ऑफ जो सेल होते हैं वो कौन होते हैं, श्वानसन होते हैं। लेकिन अगर बोले कि भारतीय, देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है, भारतीय कोशिका के जनक यानी कोशिका के जो भारतीय जनक है, ठीक है, या अगर भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक जो है कौन है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, कोशिका यहाँ पे विज्ञान हम मेंशन कर लेते हैं, कोशिका विज्ञान के जनक तो वो है A.K. शर्मा। कौन है, A.K. शर्मा, ठीक है। तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक जो है A.K. शर्मा है। उसके बाद जो है ये चीज यहाँ पे है, तो मॉडर्न इंडियन की बात करते हैं तो वो A.K. शर्मा है। अगर इसकी बात करते हैं तो श्वानसन है। मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी या सेल की बात करते हैं और नॉर्मली पूछा है आपसे तो रॉबर्ट हुक है। एक चीज आपको पता होगा कि जब बहुत सारे सेल मिलते हैं, जब बहुत सारी कोशिका मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है, यानी इसे बोलते हैं इंग्लिश में टिश्यू। क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल जब क्लस्टर उनका बनाते हैं तो वो आपका चल करके बनता है क्या, एक तरह का ऊतक। और ऊतक की स्टडी जो होती है यानी कि अध्ययन जो होता है उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ये बिल्कुल याद रखना। तो स्टडी अबाउट टिश्यू यानी कि ऊतकों का अध्ययन जो क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है, जिसे ऊतक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना। और ये जो है ये जीवित कोशिका पे नहीं, मृत कोशिका पे इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कस वो अपना रिसर्च वगैरह किया था, खोज किया था। तो याद रखना डेड सेल की खोज की थी, यानी कि मृत कोशिका की खोज की थी और उन्होंने उसी कोशिका को देख करके बताया कि ये बिल्डिंग ब्लॉक जो है यहाँ पे है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे चल करके इसी यहाँ तक जो चीजें समझ में, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो इस सभी चीजों को दूर कर देंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे सेल थ्योरी को लेकर के, सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी क्या कहता है, बहुत ही आसान है कि देखो अभी जो अब हम बताएं वो तो बेसिक ये था कि केवल आपका कौन डिस्कवर किया, कौन इसको फादर कहते हैं, क्या क्या चीज था, स्टडी कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिसको सेल थ्योरी, सेल थ्योरी जिसको बोलते हैं हम लोग कोशिका सिद्धांत या कोशिका का नियम, जो भी बोल लो, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। अब इसको लेकर के, ठीक है, सेल थ्योरी को लेकर के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू, ठीक है, रुडोल्फ वर्च्यू, ठीक है। तो रुडोल्फ वर्च्यू ने जो है, ठीक है, VERCHOW है, CHOW है, रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या किया था, सेल थ्योरी दिया। उन्होंने एक सेल थ्योरी में उन्होंने बात कही, ओमनी सेलुला ई सेलुला, उन्होंने क्या कहा, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ठीक है। अब ये उन्होंने जो है ये वाला पॉइंट उन्होंने सेल ये दे दिया सेल थ्योरी में, उन्होंने कहा ओमनी सेलुलर ए सेलुला,
ओमनीस का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, अभी हम समझा देंगे बिल्कुल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। और सेल का मतलब, यहाँ पे सेल का मतलब याद रखना कि सेल मतलब कोशिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो लिखा है उसका अर्थ यहाँ पे ये लगाएंगे TO2 से, और यहाँ पे भी इसका मतलब है सेल यानी कोशिका से। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब है जो पहले का सेल है, ठीक है। जिसे हम बोलेंगे क्या कि पैरेंटल सेल, ठीक है, मातृ कोशिका जिसे बोलते हैं, ये लिख सकते हैं आप मातृ कोशिका, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि किसी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल वो होता है जो, सॉरी ये न्यू सेल होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल को हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल, या इसे भी न्यू सेल बोलते हैं, यानी कि नई कोशिका, ऐसा सोच लो। यहाँ पे बस ध्यान से देख लो क्या होता है कि इनकी थ्योरी अभी हम बाद में समझेंगे। कोई भी नए सेल का निर्माण पुरानी सेल से ही होता है, ये तो पता होना चाहिए। किसी भी नए कोशिका का जो फॉर्मेशन होता है, नई कोशिका का निर्माण होता है, वो पुरानी कोशिका से ही होता है, पुराने सेल से ही उसका निर्माण होता है। तो जो पुरानी कोशिका होती है, उसको सीधे सीधे बोल दिया जाता है कौन सी कोशिका? उसको बोलते हैं हम लोग पैरेंटल सेल। उसको बोलते हैं क्या? पैरेंटल सेल, या उसी को बोल देंगे हम लोग कौन सा सेल? उसी को बोल देंगे हम लोग मातृ कोशिका, पैरेंटल सेल, पैरेंट सेल, सिंपल सी बात है, इसको पैरेंट सेल, ठीक है। अब इस पैरेंट सेल से जो है एक नया कोशिका बना, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कौन सा सेल है? पैरेंट सेल। अब पैरेंट सेल से एक नई कोशिका बना जिसे बोलते हैं न्यू सेल, ठीक है। इसे मातृ कोशिका बोलेंगे, और इसे जो है डॉटर सेल बोलते हैं। नॉर्मली इंग्लिश में भी ये हटा दीजिए, है ना। तो ये जो नया सेल होता है वो डॉटर सेल होता है, ठीक है। तो हमेशा और हमेशा जो है पुराने सेल से ही नए सेल का फॉर्मेशन होता है, और यही चीज कहलाता है, ये जो कॉन्सेप्ट था ओमनी सेलुला और ए सेलुला का, वो उन्होंने दिया था, ठीक है। बस इतना ही याद रखना। उसके बाद हम कुछ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो साथ साथ जो है अगर आपके पास पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। स्मॉलेस्ट सेल, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? संसार की सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, तो वो है जीवाणु। आपको पता होगा जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया वो संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। उसके बाद जो है बैक्टीरिया, अब देखो यहाँ पे इसकी साइज की बात करें तो बैक्टीरिया का साइज लगभग 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि इसकी साइज कितनी होती है, ये भी पॉइंट जो है आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका, ऐसे बस इतना नहीं, तो सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका आपको पता होगा कि जो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच का नाम तो आप जानते होंगे, ठीक है, ऑस्ट्रिच, ठीक है। उसकी जो अंडा होता है, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है, ऑस्ट्रिच जो होता है उसकी एक जो होता है वो याद रखना कि ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और ये तो सब एनिमल की बात है। अगर प्लांट की बात करते हैं, पादप, सबसे बड़ी पादप कोशिका अगर आपसे पूछ ले, सबसे बड़ी पादप कोशिका, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे बड़ी पादप कोशिका, तो याद रखना कौन सी होगी? रेमी का रेशा। कौन सी होगी? रेमी का रेशा। तो ये बिल्कुल याद रखना कि किस तरह से जो है आपसे पूछता है क्वेश्चन, घुमा के कैसे भी करके पूछ लेगा,
तो यहाँ पे याद रखना कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है संसार की सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका तो कौन है, जीवाणु है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है, ऑस्ट्रिच का एग है, एग में पाया जाता है। और सबसे बड़ी प्लांट में यानी पादप कोशिका कौन है, तो वो आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा रेमी का रेशा। ठीक है। अच्छा, कुछ ह्यूमन बॉडी में होते हैं, जैसे मानव शरीर में अगर आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका याद रखना जो तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आपको पता है इसको बोलते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल। ठीक है, न्यूरॉन सेल की जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं। और इसकी स्टडी जो है कहलाती है न्यूरोलॉजी, इसके डॉक्टर कहलाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, तो न्यूरॉन सेल की मानव शरीर में जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, सबसे बड़ी सेल होती है, वो कौन सी होती है, न्यूरॉन सेल की सबसे बड़ी सेल होती है। और सबसे छोटी अगर बात करें, स्मॉल की बात करते हैं, स्मॉल यानी कि सबसे छोटी, तो जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, आपको पता होगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब पाए जाते हैं। काफी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। वैसे ही हमारा जो है इन सभी चीजों पे लेक्चर जो है ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे साइंस वाले सेक्शन में, एलिमेंट्री जनरल एलिमेंट्री साइंस में पूरा लेक्चर डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आरबीसी में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका किसमें है, लार्जेस्ट तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, लार्जेस्ट अगर हम बात करें गैमेट्स में, क्योंकि आपको पता होगा गैमेट्स में भी होते हैं, गैमेट्स आपको फीमेल गैमेट हुआ, ठीक है, और उसमें फीमेल में ओवा होता है, मेल में जो है स्पर्म होता है, ये जो पता होगा, शुक्राणु और अंडाणु तो होते हैं, ओवा और स्पर्म। तो फीमेल में जो गैमेट्स है वो ओवम होगा सबसे बड़ा, और स्मॉलेस्ट में कौन होगा, तो ये लार्जेस्ट की बात करते हैं, सबसे बड़ी कोशिका जो है फीमेल के पास होती है ओवा में, सबसे छोटी कोशिका जो होती है स्पर्म में। तो जैसे भी घुमा के पूछे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो है जवाब देना है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें समझ में आया आपको। इस वाले सेक्शन को काफी बड़ा हम नहीं देखते हैं क्योंकि काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो अभी हम आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे, तो पहला हमने देखा कि जीव जगत का वर्गीकरण। हमने बताया कि जीव जगत के वर्गीकरण में क्या होते हैं, एक आपका क्या होता है, प्लांट किंगडम, सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने बताया था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। उसके बाद और कौन बताया था, और उसके बाद बताया था विटिकर ने। ठीक है, इस तरह से हमने देखा। फिर ये साइकोलॉजी के अंदर यानी कि स्टडी ऑफ सेल, सेल के अंदर हमने कुछ देखेंगे कि जो है कि कंपोनेंट ऑफ सेल क्या होता है। जैसे हम लोगों ने सेल के बारे में देखा था, तो अभी देखते हैं कि जो है कंपोनेंट ऑफ सेल, कंपोनेंट ऑफ सेल यानी कि इसे बोलते हैं कोशिका के घटक, कोशिका के घटक। ठीक है, कौन कौन से होते हैं कोशिका के घटक, तो कंपोनेंट ऑफ सेल में सबसे पहला आपका जो सेल का घटक है जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, सेल वॉल। ठीक है, सबसे पहला जो इसका घटक है वो क्या है, सेल वॉल। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। सेल वॉल का मतलब होता है जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। सेल वॉल पढ़ेंगे या सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ेंगे इसके साथ ही साथ। ये पहला कंपोनेंट है जिसको बोलेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति या झिल्ली। तो दोनों साथ साथ देखते चलेंगे हम लोग क्या होता है, कैसे होता है, काफी डिटेल में इसको हम देखेंगे और अच्छे से। तो देखो, एक तो होता है यहाँ पे कि अगर हमको देखना है कि क्या होगा, तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है कोई, तो इसके चारों तरफ जो वॉल लगा रहता है, जो दीवार है इसको जो प्रोटेक्ट करती है, वॉल का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना। ये जो दीवार है इसके पास, इसी को तो बोलेंगे सेल वॉल, इसी को तो बोलेंगे कोशिका भित्ति। तो ये प्लांट में अलग होता है और एनिमल अलग का मतलब होता है कि इनके जो आउटर और इनर कवरिंग होते हैं दोनों के बाहर होते हैं। तो आउटर कवरिंग ऑफ सेल को ये बोलेंगे यानी कि बाहरी आवरण, ऐसे सुन लो, कोशिका का जो बाहरी आवरण है, कोशिका का बाहरी आवरण
को ही हम बोलेंगे क्या, सेल वॉल। तो आउटर कवरिंग ऑफ सेल, सिंपल बात है। आउटर कवरिंग ऑफ सेल, कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कि वो सेल वॉल है। ठीक है। प्लांट सेल वॉल जो होता है, प्लांट यानी जो पौधों में बना होता है, वो होता है, बना होता है सेलुलोज से। प्लांट सेल वॉल, ठीक है। प्लांट सेल जो होते हैं उसका जो वॉल होता है, यहाँ पे प्लांट सेल वॉल बोलते हैं, उसका व्यक्ति वो बना रहता है सेलुलोज से। तो ये भी याद रखना, किससे बना रहता है, सेलुलोज से। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो और भी क्या क्या चीज होती हैं, अलग अलग इंसेक्ट का, फिर फंजाई का, तमाम चीजें। ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं, है ना, सबका। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग कवक का देखते हैं, एक तो मान लो कवक का, वो किससे बना होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का, जीवाणु का अगर कोशिका रहता है यानी कि उसका भित्ति रहती है तो वो किससे बना रहता है। फिर उसके बाद जो है हम शैवाल का देख लेते हैं, शैवाल का देख लेते हैं, वो किससे बना होता है। तो कवक जो ये कवक होता है वो काइटिन से बना होता है। किससे बना रहता है, काइटिन से। उसका जीवाणु का जो है, जीवाणु का भी ये काइटिन से ही बना रहता है, जीवाणु का भी ये काइटिन से बना रहता है। ठीक है। सॉरी, जीवाणु का नहीं, वो कीटाणु, कीटाणु 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 का जो है वो काइटिन से होता है, कीटाणु का भी काइटिन से होता है। और ये उसे बोलते हैं जो जीवाणु होता है उसको बोलते हैं पेप्टिक ग्लाइकोजेन, पेप्टिक ग्लाइकोजेन। पेप्टिक ग्लाइकोजन से मिलकर बना था, शैवाल का जो है सेल्यूलोज से बना, सेल्यूलोज से। ठीक है। तो ये हमने यहाँ साथ ही साथ जो ये भी देख लिया कि किससे ये मिल करके बना होता है। ठीक है। अब जो है हम लोग देखेंगे सेल वॉल के साथ ही साथ हम लोग सेल मेम्ब्रेन को भी देख लेते हैं। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक ऐसी वो झिल्ली होती है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सेल वॉल है, दोनों हम साथ में पढ़ेंगे, अब इसको अलग अलग नहीं। तो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति हो गई, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली हो गई। तो भित्ति तो बाहर है, वॉल तो है बाहर है, तो मेम्ब्रेन कहाँ पे, तो मेम्ब्रेन देखो यहाँ पे इसके अंदर होती है, ऐसे 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 बनी होती है, देखो डॉटेड डॉटेड बना है। तो ये वाला हिस्सा जो है क्या बोलेगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ये वाला जो अंदर आप देख रहे हैं डॉटेड वाला, वो सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा लेमा भी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मा लेमा। ठीक है। तो ये जो है प्लाज्मा लेमा। अब देखो ये दो केसेस होते हैं, दोनों केसेस में क्या होता है, प्लांट में जो है, अभी देखो एक तो यहाँ पे ये वाला जो है ना किसके लिए था, ये पादप कोशिका का एग्जांपल है, पादप कोशिका का। यही सेल मेम्ब्रेन जो है पादप कोशिका में अंदर की तरफ होता है, लेकिन अगर बात करें हम लोग जानवर में, जंतु में, तो वो जो है आउटर की तरफ रहता है। यानी कि कैसे होगा, ये मान लो सेल है, यहाँ पे मेम्ब्रेन रहेगा, बाहर मेम्ब्रेन रहेगा, और फिर जो है ये सेल वॉल है। ठीक है। तो अब देख लो इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। तो ये बिल्कुल यहाँ पे बस इतना ही ध्यान देना है कि क्या क्या चीज होती है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे घटक की, तो उसके बाद आता है कोशिका, न्यूक्लियस। ठीक है। तो इसकी बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियस की, यानी जिसे केंद्रक। कोशिका तो हम लोग पढ़ ही रहे ना। तो पहला हमने देखा क्या, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, दोनों एक में देख लिए साथ साथ। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर हम देख लेते हैं, दूसरा जो पॉइंट है उसे बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि हम बोलेंगे केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, आसान से जल्दी जल्दी फटाफट देखते हैं। तो केंद्रक जो है सबसे पहले इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं। तो इसकी खोजकर्ता कौन है, डिस्कवरी यानी कि खोजकर्ता। ठीक है। खोजकर्ता ये है रॉबर्ट ब्राउन। कौन है, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है इसको सबसे पहले खोजा था। ठीक है।
और ये जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल होता है, ठीक है। और याद रखना ये जो है सेल का, कोशिका का बड़ा भाग होता है, ये होता है। उसके बाद पौधों में अगर बात करें, एक कहानी हुई, दूसरे में जानवरों में, तो दोनों में छोटा बड़ा होता है, ये बताता है। पौधों में जो है लार्जर होता है, बड़ा होता है, लेकिन जानवरों में क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये याद रखना कि पौधों में बड़ा होता है और जानवरों में छोटा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो है, अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर, मान लीजिए क्या है, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में और सा मटेरियल होता है, तो कह रहा है कि जो न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, केंद्रक। तो केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। तो दो तरह के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, एक पाया जाता है आपका डीएनए, एक पाया जाता है डीएनए, और एक पाया जाता है आरएनए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और इसको बोलेंगे राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इस तरह से जो है दो तरह के एसिड पाए जाते हैं, एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और एक राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। तो सब में ये चीज होती है, ये बिल्कुल याद रखना है। और स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को हम, इसका अगर हम स्टडी देखें तो स्टडी को बोलते हैं कैरियोलॉजी, क्या बोलेंगे, कैरियोलॉजी। स्टडी हमेशा याद रखना है, ये क्या कहलाएगा, कैरियोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया। तो न्यूक्लियस में अगर हम बताएं तो जो है कैसे कैसे होता है, इसका अगर देखना चाहें स्ट्रक्चर, हम देख लेते हैं बना करके, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे पूरा सा ये बड़ा सा एक सेल है, ये क्या है, सेल है, और सेल के अंदर जो है हमने क्या किया, ये बना दिया, ये वाला हिस्सा क्या है, केंद्रक है, ठीक है। ये बना दिया हमने क्या, केंद्रक। और केंद्रक में हमने जो है क्या कर दिया, कुछ ये वाला ऐसे ये भर दिया हमने, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे केंद्रक द्रव्य भी बोल सकते हैं, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। इसमें ये मटेरियल होता है जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, केंद्रक द्रव्य भी बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाहर जो है ऐसे यहाँ पे ये बना रहता है इस तरह से, इसे बोलेंगे केंद्रक सूक्ष्म केंद्र, केंद्रक सूक्ष्म केंद्र, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, बहुत ज्यादा वो नहीं है। डीएनए का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, तो हमेशा पूछता है, इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से मिलेगा। और आरएनए का जो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो केवल इस तरह से होगा, ठीक है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर ये, आरएनए का स्ट्रक्चर ये है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। तो डीएनए भी हो गया था, उसके बाद आरएनए आता है। आरएनए में क्या है, आरएनए में तो हमने बता दिया, आरएनए में भी सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट आता है हमारे पास क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स का मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग गुणसूत्र, गुणसूत्र। ये जो है क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है, सीधी सीधी बात है कि ये देखो क्या करता है, ये जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है, और इसमें बेसिकली जो है क्या क्या चीज मिलकर के क्रोमोसोम बनाएगा, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलेगा, ठीक है। एक डीएनए और प्लस एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। जब ये आपस में मिलते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, तब जाकर के ये जो है क्रोमोसोम बनता है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बात करें तो इसकी डिस्कवरी, खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक जो है इसकी खोज की थी,
ठीक है। गुणसूत्र जो है किसी व्यक्ति, जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके कि मेल में अलग होता है, मेल में जो है एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में जो है यानी कि महिलाओं में जो है जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स होते हैं, और मेल में जो है वाई क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और देखो सबसे एक चीज होती है, पुरकिंसन ने दिया था इसका नाम, मतलब कुछ कहता, लेकिन इसका नाम जो है, नाम जो रखा था वो वेल्डेयर ने रखा था। कौन रखा था? वेल्डेयर ने इसका नामकरण किया था। तो वेल्डेयर ने नाम लिखा, इससे ये मिलकर के बनी होती है, खोजकर्ता कौन है? पुरकिंजे हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो है याद रखेंगे। तो ये तो हमने देखा ही, ठीक है। अब इसके दो प्रकार, कई नहीं होते, दो प्रकार होते हैं। तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स में आता है एक आता है एलोसोम्स, दूसरा होता है ऑटोसोम्स, ठीक है। इसको बोलते हैं, हिंदी में भी वही बोलेंगे, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स, ठीक है। ऑटोसोम्स होंगे और एलोसोम्स होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि वे गुणसूत्र यानी वे क्रोमोसोम्स जो लड़के में और लड़कियों में दोनों में समान होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है बॉयज और गर्ल्स, महिला पुरुष जो भी कह सकते हैं, इन दोनों में क्या होती है? समान होती है, ठीक है। और ये क्या होती है? दोनों में डिफरेंट होती है, यानी कि पुरुषों और महिलाओं में दोनों में क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब ये कितना होता है? ये जो है टोटल वैसे टोटल जो पेयर होता है 23 के पेयर होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये ऑटोसोम्स कितना होता है? 22 होता है, सॉरी 22 के पेयर्स में होता है। पेयर्स मतलब जोड़ा, 22 के जोड़े में ये ऑटोसोम्स होते हैं। और एलोसोम्स कितना होता है? 2 पेयर्स में होता है, सॉरी 1 पेयर्स, तभी तुम्हें 22 और 23 पेयर, ठीक है। ये सब में सेम होता है। इसमें दो होते हैं, एक मेल वाला और एक फीमेल। तो मेल में अगर आता है, ठीक है, तो मेल में कौन सा होगा? x, y होगा, और फीमेल में कौन होगा? x और x होगा। तो ये बिल्कुल याद रखना कि दो टाइप के होते हैं, कैसे कैसे। अब इसमें आता है कि मान लो अगर हमको निर्धारण करना है कि कैसे कोई गर्ल्स है कि बॉयज है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पता कर लेंगे कि कोई चीज गर्ल्स है, कैसे गर्ल्स है। मान लो सपोज कर लो ये फादर है और ये मदर है, ठीक है। तो फादर में क्रोमोसोम्स कौन सा x, y क्रोमोसोम होगा। मदर में कौन सा होगा? x, x क्रोमोसोम। ये दो क्रोमोसोम हो गए। अब इसमें अगर मान लो कि फादर में से जो है x क्रोमोसोम है और मदर में से भी x क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये जो होगा वो जो क्रोमोसोम बनेगा वो गर्ल्स का होगा, यानी कि इनसे जो बेबी बर्ड होगी वो कौन सी क्या होगी? वो होगी लड़की, ठीक है। XX क्रोमोसोम। अगर सपोज कर लो यहाँ पे मैं ऐसे कर दूं, अगर इनसे Y आ जाए और इनसे X आ जाए, यानी X का Y हो गया, तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या होगा? लड़का होगा, यानी बॉयज होगा। इस तरह से जो है यहाँ गर्ल्स और बॉयज दोनों का केस हो गया। तो कहा जाता है कि एक और भी केस हो सकता, अच्छा ये दोनों सेम होगा, 46 तो नहीं होना है, देखो। यानी कि अगर बॉयज के केस की बात करते हैं तो ये 22 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस यानी 22 ये रहा, 22 का मतलब 22 पेयर का मतलब 44 ये रहा, प्लस लड़के के लिए x, y। तो बताओ ये 46 होगा कि नहीं होगा? 44, 45 और 46 होगा। गर्ल्स के लिए अगर देखा जाए तो 44 ये रहा, प्लस इसके लिए x, x रहा। देखो 44, 45 और 46 ये हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से जो है क्रोमोसोम्स हो गए, और उसके बाद जो हमने डिवीजन भी कर लिया कैसे जो है गर्ल्स और बॉयज जो है यहाँ बोलते हैं। एक थर्ड केस आता है ट्रांसजेंडर का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ट्रांसजेंडर के केस में भी क्या होता है? तो ट्रांसजेंडर का केस ये होता है, ठीक है, कि जब कभी दिक्कत आता है, मान लो कि फादर का क्रोमोसोम्स है, ठीक है, और ये मदर का। एक और देखते हैं, तो इनका मान लो कि x y है, मानना क्या होता ही है ये है।
अगर सपोज कर लो किसी दिक्कत या कारण की वजह से है, हम ट्रांसजेंडर का केस बता रहे हैं, ट्रांसजेंडर का, वो भी उसमें दो केसेस होते हैं, एक वो जो डोमिनेटिंग गर्ल्स की कैरेक्टर ज्यादा हो, और एक वो होता है जो ट्रांसजेंडर में बॉय का कैरेक्टर उसमें ज्यादा होता है, गर्ल्स और बॉयज का। तो पहले गर्ल्स का देखते हैं। तो अगर गर्ल्स में क्या होता है, देखो 44 तो पहले से रहेगा, जो सब में सेम ही होता है, हमने बता रखा है वो ऑटोसोम्स। और इसमें से क्या होगा, इस वाले में से अगर सपोज कर लो x आया और इसमें से दोनों आ गया, ठीक है, यानी कि x तो पहले सारी x तो रहना चाहिए, लेकिन एक और ये भी x इसमें आ गया, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल क्रोमोसोम की संख्या 44, 45, 46 और 47 हो गई, तो टोटल 47 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर के केस आएगा, वहां पे जो है उनके सेक्स ऑर्गन्स जो उतने डेवलप नहीं होंगे। उसके बाद जो है दूसरी बात है, जो गर्ल्स की कैरेक्टर ज्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा कि आवाज में मंदीपना आएगी ऐसे व्यक्ति की, और जो पुरुष का कैरेक्टर है वो बहुत ही कम होगा, गर्ल्स का कैरेक्टर क्या होगा, डोमिनेटिंग। सॉरी, एक चीज यहाँ पे जो है ठीक है, हाँ ये दोनों एक्स है और इनका एक एक्स आया है, ये बात ध्यान दीजिएगा, मेरे फादर का एक एक्स है, बाकी दो एक्स इनके हैं। तो फादर का देखिए एक ही है, तो वो थोड़ा डोमिनेटिंग कैरेक्टर में, लेकिन इनका तो मदर का दोनों आ गया है, तो इसके वजह से जो है मदर की प्रॉपर्टी ज्यादा है, गर्ल्स का जो वो चीजें हैं, बाकी और भी जो फिजिकल चेंजेस है वो चीज रहेंगी, लेकिन जो है उनका बदीपना आवाज वगैरह में ये चेंज होगा, ठीक है। बॉयज में आते हैं तो मान लो कि इनका दोनों आ गया, 44 तो रहेगा, प्लस ये x का y यहाँ, और इसमें से एक x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ ये टोटल कितने, ये भी तो 47 हो गए, लेकिन इसमें जो बॉयज का दोनों आ गए, फादर का दोनों कैरेक्टर आ गए हैं, मतलब दोनों क्रोमोसोम्स आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो है डोमिनेटिंग कैरेक्टर हो जाएगा। तो बहुत सारे आप देखे होंगे ट्रांसजेंडर में कि जिनका जो है अधिकतर महिलाओं में उठते बैठते हैं, ठीक है, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन जो है उनकी आवाज जो है स्वीशनेस होते हैं, हल्की फुल्की दाढ़ी मूंछाएं होती हैं, बाकी फिजिकल चेंजेस जो है नहीं होता है, चाल चलन में ये महिलाओं के जैसे होता है, क्योंकि थोड़ा सा डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है, बाकी तो अधिकतर जो है पुरुषों का ही होता है। इस तरह से हमने देखा क्रोमोसोम के साथ साथ जो है कि किस तरह से गर्ल्स एंड बॉयज का क्रोमोसोम चेंज होता है, कैसे ट्रांसजेंडर का केस आता है, ये सारी चीजें हम लोग देख ली, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आएगा। वैसे अगर बिल्लियों में देखें तो 19 पेयर जो है उसमें होता है, फिर चिंपैंजी में 24 पेयर, गेंद में 21 जोड़े होते हैं, और सबसे कम यहाँ पे देखिए, सबसे कम जो है, सबसे कम मटर के पौधे का जो होता है, ठीक है, मटर के पौधे का जो क्रोमोसोम से वो कम होता है, आगे पढ़ाएंगे हेरिडिटी में। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है सबसे पहले जो है मटर के पौधे को लेकर के जो है आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट जरूर से जरूर करें कि वीडियोस कैसा लगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जिसे बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में भी यही माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले जो खोज करता है वो बोलते हैं अल्टमैन। अगर आपके एग्जाम में अल्टमैन नहीं देता है तो एक और है जो आप लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग, ठीक है। फ्लेमिंग अगर आया तो फ्लेमिंग मारिए, नहीं तो अल्टमैन 1990 में जो इन्होंने डिस्कवरी किया था माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। इसकी अगर साइज की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज होती है वो होती है, अगर डायमीटर इसको बोलते हैं, साइज में अगर बात करते हो डायमीटर की, तो वो होता है 0.2 से 0.1, 0.22, 0.1 माइक्रोमीटर। अगर आप लिखना चाहें तो इसको मेंशन कर सकते हैं, 0.2 से 0.1, ठीक है। 1 से 4 माइक्रोमीटर तक इसकी लंबाई होती है। लेंथ जो है
1 से 4 मीटर तक, मीटर न कहो माइक्रोमीटर कहो, इसकी जो है लंबाई जो है 1 से 4 माइक्रोमीटर तक होती है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। माइटोकॉन्ड्रिया को, चूंकि इसके पास डीएनए खुद का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल विद इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका। बताओ, कोशिका के पास तो सेल होती है और कोशिका के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो कोशिका के अंदर कोशिका, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेल विद इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका, इसका नाम होगा माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद, और चूंकि ये यहाँ पे प्रोटीन बनाने का काम जो है बहुत ज़्यादा करती है, प्रोटीन मेकिंग का काम करती है, ठीक है। प्रोटीन मेकिंग का इसमें जो आरएनए होता है उन्हीं उसी के पास होता है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना बिल्कुल, ठीक है। और यहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम लोग बोलते हैं एनर्जी का फॉर्मेशन, तो यही होता है, ठीक है। तो एनर्जी हाउस बोलते हैं ना, ऊर्जा घर जिसको बोलते हैं, एनर्जी हाउस। कैसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे जो है ये क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, जो एनर्जी बनेगी वो एटीपी की फॉर्म में होगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोलेंगे इसको, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम बोलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, एक एटीपी में 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, 1 एटीपी में 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। जब कभी भी तो बॉडी में बनता है, ठीक है, एनर्जी तो हमेशा वो एटीपी के फॉर्म में रहता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होगा, ठीक है। उसके बाद और अगला कंपोनेंट हम देख लेते हैं, अगला कंपोनेंट जो होगा हमारा लाइसोसोम का। लाइसोसोम से काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम देखते हैं, लाइसोसोम को क्या क्या चीजें होती हैं, इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम की जो खोज करता है वो है डी डबे, ठीक है। थैलीनुमा इसका स्ट्रक्चर होता है, थैलीनुमा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ये क्या होता है, जिसको बोलते हैं आत्मघाती थैली, यानी कि खुद ये सेल को ही मार के खा जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल, डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। सफाई कर्मी बोलते हैं, कोशिका का सफाई कर्मी भी इसको बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये सब एग्जाम में पूछा गया है। इसको सेल का परमाणु बम भी बोलते हैं, कोशिका का परमाणु बम भी बोलते हैं। क्यों इसका नाम ये जो है हम इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो है न्यूक्लियस में हमारे पास, देखो क्या होता है कि अंदर जो है जब कोई हम चीज खाते हैं, ठीक है, तो अनवांटेड, मान लो कोई चीज खा रहे हैं, बिना धुले हुए खा रहे हैं, तो बैक्टीरिया वायरस जो भी चीजें होती हैं, अनवांटेड मटेरियल्स हो, उस पर चिपक करके हमारे अंदर चले आते हैं। तो हमारे अंदर जब आते हैं तो लाइसोसोम के पास जो है एक एंजाइम्स को सीक्रेट करता है, जिससे बोलते हैं हम लोग अनवांटेड मटेरियल जब भी आते हैं तो लाइसोसोम में आते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो ऐसे अनवांटेड मटेरियल को किल करने का, बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करता है, ठीक है। तो कई बार ऐसे होता है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम की मात्रा ज्यादा बन जाती है, जैसे सुनो, जब हम कोई चीज खाते हैं तो अनवांटेड मटेरियल, यानी अनवांटेड जो चीजें होती है वो बाहर से अंदर की तरफ उसके साथ ही चली जाती हैं। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे कि जो लाइसोसोम होता है वो बॉडी से हाइड्रोलिटिक एंजाइम सीक्रेट करता है, बॉडी से क्या, सेल के अंदर होता है लाइसोसोम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम शो करता है। तो जैसे ही इसके पास पहुंचते हैं वो ये क्या करता है, ऐसे अनवांटेड मटेरियल को किल कर देता है, यानी जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको किल करने का काम कर देता है।
ठीक है। अच्छा, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय, यानी एसिडिटी, इसकी एसिडिक वैल्यू जो है ज्यादा होती है। अब इसमें क्या वर्क करने, तो कई बार ऐसे होता है इतनी ज्यादा अमाउंट में, यानी कि इसका जो होगा वो अत्यधिक मात्रा में बन जाता है। ये सोच लो, अत्यधिक मात्रा में इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अत्यधिक मात्रा में हो जाएगा तो खुद सेल ही क्या करेगा, खुद सेल को ही ये नुकसान पहुंचाएगा। सेल ही क्या होगा, ब्रस्ट कर जाएगा, यानी कि फट जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं परमाणु बम। ठीक है। और चूंकि ये क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो बाहर से आने वाली जो भी अनवांटेड बैक्टीरिया वायरस मटेरियल होते हैं उनको जो है मारने का काम करता है, सफाई करने का काम करता है, इसलिए इसको सफाई कर्मी कहते हैं। हाँ, डिस्पोजल बैग आप इसलिए इसको बोलते हैं, कोई चीज खराब हो जाए तो डिस्पोज आप कर देना है, वो करके तो डिस्पोजल बैग है। और चूंकि खुद ही अपनी जो है शामत बुला लेती है, खुद ही अपनी जो है मृत्यु कारित कर देती है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, आत्मघाती, आत्महत्या या आत्मघाती थैली, यानी कि खुद को ही मार लेना ही तो आत्महत्या कहलाता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, हम बात करने वाले हैं लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम की। चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं, वो केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो लेक्चर जो है काफी बड़ा ही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, आपको काफी बेनिफिट इससे मिलने वाला है। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 1 शॉट में हम पूरा जो है लगभग जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना है। राइबोसोम के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसको जो है क्या, किस नाम से इसकी खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या क्या नाम से जाना जाता है। जो राइबोसोम के जो खोजकर्ता हैं, इनको जो पैलेड कहा जाता है। पैलेड ने जो क्या कहता है इसको खोज किया था। और सबसे छोटी कोशिका के अंदर सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी कोशिका के अंदर अगर होती है तो ये क्या होती है, सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल होता है, सबसे छोटी भाग होती है कोशिका की। ये कोशिका की सबसे छोटी भाग होती है। तो खोजकर्ता कौन थे, पैलेट थे, सबसे छोटी भाग होती है। और इसमें राइबोसोम के पास कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, कोशिका या ये कह लो कि मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली नहीं पाई जाती है। हमसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक है, तो राइबोसोम को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो बस इतना ही हमको याद रखना है कि राइबोसोम को जो है सार्वत्रिक या जो है घटक कह सकते हैं, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल कहा जाता है। अगर इसके हम टाइप्स की बात करें तो बस हमको टाइप्स याद रखना है। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा था 70s टाइप का है कि 80s टाइप का है, तो ये दो टाइप के होते हैं, 70s और 80s टाइप बेसिकली जो है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम रिक्तिकाएं देखते हैं। रिक्तिकाएं क्या होती हैं, वोक्यूल्स क्या होते हैं, अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, एक एक करके जो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम वोक्यूल्स को देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं रिक्तिकाएं। ठीक है, तो रिक्तिकाएं ये हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी खोजकर्ता की, ठीक है, खोजकर्ता, तो खोजकर्ता जो है गार्नियर ने किया था, गार्नियर। ठीक है, गार्नियर ने, लेकिन प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन जो है अगर देखा जाए अच्छे तरीके से इसको बताया था हमने, कौन, एबी लियोनहॉफ ने, एंटोनियो ऑन लियोनहॉफ ने। ठीक है, तो ये याद रखने की खोजकर्ता कौन से थे, इसके गार्नियर थे। प्रॉपर तरीके एक्सप्लेन जो है एंटोनियो और लियोनहॉफ ने किया। ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्लांट में क्या होता है, लार्वा होता है, और एनिमल में क्या होता है, स्पार्म होता है, याद रखना। और इसको वक्यूल को ही कहा जाता है पॉकेट ऑफ द सेल। ठीक है, क्यों पॉकेट ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि जो है ये जो है ये क्या करता है कि पानी, वाटर प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल जो जरूरी होता है, ये कह लो कि एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। ये इसको स्टोर करने का,
इसको रखने का काम ये करता है, स्टोर करने का काम इसलिए करता है क्योंकि इसीलिए इसको जो है पॉकेट ऑफ द सेल कहते हैं। प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि जिस टाइम जो है धूप नहीं निकलता है पौधों मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है, उस दौरान जो है पौधे अपना भोजन जो है वक्यूल से ही चलाते हैं, प्लांट सेल से ही चलाते हैं। अमीबा के पास वक्यूल होता है, पचाने का काम डाइजेशन का वक्यूल से ही होता है। ये खास करके उन लोगों के लिए है ये बस ये वक्यूल से काम होता है। ये इसको एम्प्टी ऑफ द सेल बोलते हैं, ये खाली होता है, एम्प्टी पार्ट ऑफ द सेल होता है। तो यहाँ पे जो भी खाना वाला मैटर जो भी एनर्जी वाला है वो जाकर के स्टोर हो जाएगा, और स्टोर होने के बाद जैसे स्टोर हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो जब जरूरत पड़ती है तो उसको जो है मिल जाता है। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अभी हम देखेंगे गोल्जी बॉडी क्या होता है। तो गोल्जी बॉडी जैसे कि हम लोगों ने देखा कभी वोक्यूल्स क्या होता है, उसी तरह से ये भी जो है ये सेल के अंदर जो है सेल के अंदर पाया जाता है। गोल्जी बॉडी जैसे गोल्जी काय बोलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया था पैकर्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो पैकर्स ऑफ द सेल भी इसी को बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी इसी कहा जाता है, और ये कहाँ होता है केंद्र के पास होता है, यानी कि सेंटर के पास होता है। कैसे कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो ध्यान से देखना, ये सेंटर है और यहाँ पे ऐसे इनका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से रहता है, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर जो है सेंटर के पास, यही जो है गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, अच्छा वो सेंटर के पास होती है। इनकी जो संरचना होती है वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, इनकी खोज कौन किया था, कैमिलो गोल्जी, ठीक है, नाम से उनमें एक रखा हुआ है कैमिलो गोल्जी, इसके लिए खोजकर्ता है, खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी जो है इसके क्या है खोज करता है। ये चीज आपको दिमाग में होना चाहिए, केंद्र के पास होता है। अब देखो प्लांट में और एनिमल में दोनों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं पौधों में या जिसे बोलते हैं पादप, ठीक है, और दूसरा हमने लिख दिया एनिमल जिसे बोलते हैं जंतु जगत में। ठीक है, तो पादप में जो इसे डिक्टियोसोम बोलते हैं, ये दिखाया जा रहा है, इसे बोलेंगे डिक्टियोसोम। और यहाँ पे जो एनिमल में बोलेंगे इसे लाइपोकॉन्ड्रिया, क्या बोलेंगे लाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो पौधों में जो है इसको ये बोलेंगे, और इस तरह से जो है यहाँ पे तो इसको ये बोलेंगे। ठीक है, ये क्या करता है जो भी अभी इसे पैकर्स ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है जितने भी जो आरएनए क्या करता है, ठीक है, वो अपना प्रोटीन जो है बनाता है। ठीक है, आरएनए के पास प्रोटीन होता है, ये सारे जितने भी बिखरे हुए प्रोटीन रहते हैं उनको इकट्ठा कर लेता है। जैसे हमने पढ़ा थे कि न्यूक्लिक जो अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल में वो दो होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। आरएनए में भी तीन होते हैं, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, आरआरएनए होता है। ठीक है, तो वही जो कह रहा है कि जब यहाँ पे आरएनए जो है क्या करता है अपना प्रोटीन मेकिंग का काम करता है, तो ये जो है गोल्जी बॉडी या जो गोल्जी का है, अब ये जब बनाएगा प्रोटीन तो ऐसे इधर उधर फैला है। ठीक है, तो ये जो है क्या करता है गोल्जी का जाता है सबको इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है और फिर ले जाकर एक जगह रखता है। इसीलिए जो कलेक्टर भी कहते हैं पैकर्स ऑफ द सेल को बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो अलग अलग जो बिखरा हुआ है उसको इकट्ठा करना, बंडल बनाना ही इसका काम होता है। इसलिए जो पैकर ऑफ द सेल, कलेक्टर ऑफ द सेल या ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है दो चीजें। ठीक है, दो चीजें जो है हमको अभी आखिरी में पढ़ना है, एक प्लास्टिड पढ़ना है और एक जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है। ठीक है, तो ये वाला पूरा सेल का जो स्ट्रक्चर जो है समाप्त हो जाएगा और बच्चे समझ में आ गया। ठीक है, तो एक है अंतः प्रदत्तई जालिका एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अंतः प्रदत्तई इसे बोलते हैं जालिका, अंतः प्रदत्तई जालिका। अब एक चीज हमको ये समझना है कि फिर वही बात कि सबसे पहले जो है इसको कौन खोजा था, फर्स्ट जो
अगर देखा जाए तो गार्नियर इसके पहले भी खोजे थे। इस चीज को गार्नियर ने डिस्कवरी किया था मॉलिक्यूल्स की जो रिक्तिकाएं हैं उसके बारे में हमने बताया। ठीक है, एक नेटवर्क होता है बिटवीन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ये कहाँ होता है? ये जो है ये केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। ये केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के दोनों के बीच में होता है। तो याद रखना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय गार्नियर, और कहाँ होता है? केंद्रक झिल्ली और उसके कोशिका झिल्ली के बीच में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद जो है इसका वैज्ञानिक नाम पोर्टर ने जो है दिया था, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। दो टाइप होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक को बोलते हैं RER, इसको बोलते हैं SER। ठीक है, इसको बोलते हैं R का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस हमको इतना ही समझना है। अब हम आखिरी और लास्ट समझ लेते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है केवल और केवल जो है पौधों में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये कलरिंग पार्ट होता है। ठीक है, कलरिंग पार्ट होता है जो किसी भी पौधे की जो पत्तियां होती हैं या जो भी तने होते हैं उनके कलर को डिसाइड करने का काम करता है। ठीक है, ये इसका जो खोज करता थे सबसे पहले इन्होंने हैकल नामक वैज्ञानिक ने जो है इसको खोजा था, और ये केवल और केवल प्लांट सेल में ही मौजूद होते हैं और एनिमल वगैरह में नहीं होते। टाइप्स की बात करते हैं इसके प्रकार की, तो इसके प्रकार तीन तरह के होते हैं। एक आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, याद रखना, क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, और एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो देखो यहाँ पे जो ये जो हमेशा जो है ग्रीन कलर की बात करता है, हरे कलर की। क्लोरो का मतलब होता है क्या? हरा। तो जब ग्रीन पिगमेंट होता है, जैसे कच्चा आम हो गया, कोई भी ग्रीन कलर, कोई भी ग्रीन का मतलब ऐसा नहीं कि जो है प्लांट्स की ही बात कर लो, उससे रिलेटेड जो है बात करते हैं, तो क्लोरोफिल वहां पे आता है। तो क्लोरोफिल वहां पे मौजूद रहता है जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है। तो बिल्कुल याद रखना कि ये क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर की बात करता है। ठीक है, ल्यूकोपीन में जो है ल्यूकोवर्ड्स स्टैंड करता है, व्हाइट कलर को लेकर के स्टैंड करता है। ठीक है, तो व्हाइट कलर की बात करता है। तो ज्यादातर जड़ों में ये पाए जाते हैं, जड़ वगैरह में अंदर अगर आप उसको देखेंगे तो वहां पे जड़ में पाया जाता है। कुछ ऐसे व्हाइट कलर के जो फूल वगैरह होते हैं वहां भी ये पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है कि इनके अलावा व्हाइट और ग्रीन के अलावा जितने भी आते हैं कलर वो इस वाले में क्रोमोप्लास्ट में आ जाते हैं। इनके अलावा तो कुछ हमको यहाँ पे समझ लेना है कि जैसे मान लो अगर हमारे पास टमाटर है, ठीक है, टमाटर कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो इसमें कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है? फिर उसके बाद आता है सनफ्लावर, ठीक है, सूर्यमुखी कौन सा कलर का होता है? पीले कलर का होता है, पीला कलर का होता है। ठीक है, येलो कलर का होता है, पीला कलर का। इसमें कौन सा पाया जाता है? सूर्यमुखी हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, पका हुआ आम हो गया, ठीक है, गाजर हो गया। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, गाजर में क्या होता है? अच्छा, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, लाइकोपीन। ठीक है, टमाटर में क्या होता है? लाइकोपीन। इसमें ये हो गया, और जैंथोफिल इसको बोलते हैं, जैंथोफिल। येलो कलर इसका है, जैंथोफिल। गाजर में कैरोटीन हो गया। उसके बाद पका हुआ में क्रोमैटिन नहीं, क्रोमोप्लास्ट भी कह सकते हो। ठीक है, पका हुआ आम में क्रोमोप्लास्ट। इस तरह से जो है ये हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो है पूरी की पूरी जो है हम देख लीजिए कि सेल क्या होता है, कैसे जो है यहाँ पे ये होता है। साथ ही साथ जो है अगर हम बात की कोशिका विभाजन की, कोशिका विभाजन थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें हम बता दें कि कोशिका जब टूट जाती है दो हिस्से में, जैसे मान लो अगर यहाँ पे
ये सेल है, सेल यहाँ से टूट गई तो ये दो हिस्से में टूटी, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस वाले को हम बोलते हैं, वहाँ पे अगर दिख नहीं होगा, दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे बताते हैं, मान लो ये सेल है, तो सेल जो है दो हिस्से में टूटी, तो एक यहाँ बना और यहाँ बना। तो विभाजन का मतलब होता है टूट करके नया सेल बनना, तो वो वही टूटेगा जो क्या होगा, पेरेंट सेल होगा, और ये जो बना है डॉटर सेल होगा। तो इसमें भी एमाइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। तो अलग अलग तरीके का डिवीजन होता है। जब दो एक बराबर हिस्सों में टूटता है, जब अलग अलग हिस्सों में, बस आपसे एक क्वेश्चन ये पूछेगा इसमें कि सेल डिवीजन में क्या होता है। तो सेल डिवीजन में कोशिका विभाजन ये होता है कि कोई पैरेंटल सेल जो है वो दो या दो से अधिक जो है डॉटर सेल में टूट जाता है, ठीक है, तो वो सेल डिवीजन कहलाता है। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, आपके फायदे के लिए, तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके और भी जो भी बायोलॉजी के जो टर्म्स बचते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, सबका कम समय लेकर के जो है कोशिश यही करेंगे कि आपको पूरा से पूरा जो है उसका बेनिफिट मिले, उसका पूरा वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।